स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में ऑप्टिक्स क्लास को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे उत्तल गोलीय सतह द्वारा अपवर्तन। और वस्तु जो है वो कहाँ हो, तो वस्तु यदि सघन माध्यम में रखा हो तब क्या होगा, कैसा सिचुएशन आएगा, क्या फार्मूला आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम को मैं जूम कर दे रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिए, बनाइए इसे कॉपी पे, एक बार दो बार बनाइए। ये डायग्राम ही सब कुछ है। तो यदि अगर हम इधर से देखें तो इधर से देखेंगे तो ये जो पृष्ठ है वो कैसा दिखाई देगा, उत्तल। लेकिन वही अगर इधर से हम देखेंगे तो ये पृष्ठ जो है वो दिखाई देगा अवतल। तो बात करते हैं कि इसे हम कैसे पहचानेंगे कि यह उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है या अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। तो यदि जिधर से देख रहे हैं उधर के माध्यम जो है यदि विरल हो तो हम कहेंगे कि उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए केस पढ़ रहे हैं। अब देखिए वस्तु जो रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, तो सघन माध्यम में। तो इधर का माध्यम क्या था, विरल था, और इधर का माध्यम सघन था। यदि मान लेते हैं μ1 μ2 या इसी को μ1 मान लेते हैं, इसी को μ2 मानते हैं, तो वस्तु कहाँ रखा गया, देखिए ओ ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है। तो वस्तु जो है वो सघन माध्यम में रखा गया है। तो सघन माध्यम में जब वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा। और इससे पहले यदि आप इसके पीछे वाले वीडियोस दोनों जो नहीं देखे हैं तो वो पहले देख लें, क्योंकि वो दोनों वीडियोस में सारे एजम्पशन हैं, जो कुछ माना गया है, जो धारणाएँ हैं, वो सब चीज़ें उसको देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये वीडियो अगर देखिएगा तो ये वीडियो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो बात करते हैं, यदि फिर से अगर यही डायग्राम के ही बारे में बात करते हैं, एक बार इसको समझ कर चलते हैं आगे। तो यदि वस्तु को, ये आपका रहा ध्रुव, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, और इधर का माध्यम यदि μ2 है, इधर का माध्यम μ1 है, और μ2 जो है वो ग्रेटर है μ1 के तुलना में। ठीक है, मतलब सघन माध्यम है। तो यदि वस्तु को O पर रखेंगे और इसके केंद्र से एक अभिलंब डाल देते हैं हम, तो जैसे ही वस्तु की से होकर प्रकाश की किरणपुंज अभिलंब पे जाएगा, तो जाने के बाद देखिए इसे जाना चाहिए था कुछ इस प्रकार से, ऐसे जाना चाहिए था ना, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन के नियम का पालन करेगा, तो यहाँ नहीं जाएगा। तो अब कहाँ जाएगा, तो यह अभिलंब से दूर होगा। क्यों दूर होगा, क्योंकि सघन से विरल में जा रहा है। तो सघन से विरल में जा रहा है तो अपवर्तन से दूर, तो मतलब कुछ इस प्रकार से दूर होगा। और इसके बाद आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मुख्य अक्ष पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, कट करेगा, और जहाँ कट करेगा वहाँ इमेज बनेगा आई। ठीक है, डायग्राम समझ में आया। एक दूसरा किरणपुंज को लेते हैं जो अक्ष के पे ही OM या OP के अनुदिश वक्रता केंद्र से होते हुए, वक्रता त्रिज्या से होते हुए अक्ष पे जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को कट करेगा। कौन दोनों, एक अक्ष से होकर जो अक्ष पे जो आ रहा था किरणपुंज, वो जो ध्रुव पे होकर आ रहा था, और दूसरा जो अभिलंब पे पड़ने के बाद जो विचलित हुआ था, मुड़ा था, अपवर्तित हुआ था किरणपुंज, वो दोनों आकर यहाँ पे मिला और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बात करते हैं कुछ अल्फा बीटा एंगल का। तो पिछले वाले वीडियो जो देखे हैं उनको क्लियर हो गया होगा कि अल्फा जो है कैसा एंगल है। तो अल्फा मुख्य अक्ष और आपतित किरण के बीच का एंगल है। बीटा कौन सा एंगल है, तो मुख्य अक्ष और परावर्तित किरण के बीच के एंगल है। गामा अभिलंब, यही था अभिलंब और मुख्य अक्ष के बीच का एंगल है। ठीक है, यहाँ से देखिए आपतन कोण अभिलंब, ये अभिलंब हुआ, और ये आपतित किरण के बीच के कोण अभिलंब आई हुआ। अब ये अभिलंब और ये अपवर्तन कोण, तो ये बीच का कोण हो गया, अपवर्तन किरणों के बीच का कोण हो गया R। ठीक है, इसके बाद अगर देखें हम तो वस्तु जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अगर बात करें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि यह वास्तव में आकर एक बिंदु पर मिल रहा है, न कि मिलते हुए प्रतीत हो रहा है। मिल रहा है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। चलिए अब आते हैं यहाँ, आप नोट्स तो बना रहे हैं ना, इसकी जानकारी मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। ठीक है, मान लेते हैं कोई गोलीय अपवर्तक सतह XY है, ये वाला सतह अपवर्तक सतह XY है, ध्रुव यहाँ P है, वक्रता केंद्र C है, प्रदर्शित किया गया है। गोलीय सतह विरल माध्यम की ओर उत्तल है। इधर देखिए, इधर से देखिएगा तो उत्तल दिखाई देगा। यहाँ विरल माध्यम के अपवर्तनांक μ1 है और इधर अपवर्तनांक μ2 है। μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है। ठीक है, अब यहाँ से दो किरणपुंज दिखाई देगा,
बिंदु ओ जो वस्तु है बिंदुवत वस्तु है, क्योंकि ये एज्यूम किया गया है कि वस्तु की ऊंचाई कुछ नहीं है, मुख्य अक्ष पे रखा हुआ है, वस्तु बिंदुवत है, ऐसा माना जाता है इसमें। ठीक है, गोलीय अपवर्तक मुख्य अक्ष पर स्थित है। प्रकाश की एक किरण पुंज ओ से होकर ओ ए के अनुदिश निकलता है और इसके बाद अभिलंब पे पड़ने के बाद आई के अनुदिश चला जाता है, जो कि अभिलंब से दूर होकर मुड़ जाता है। ठीक है, दूसरा एक और अन्य किरण देखिए ओपी के अनुदिश आता है और फिर पी आई के अनुदिश चला जाता है, और यह दोनों जो है एक बिंदु कटान बिंदु आई पर मिलता है। यहाँ कटान बिंदु आपका आई पर मिलता है, जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। आई और आर क्या था, तो आपतन कोण अपवर्तन कोण है। अल्फा बीटा गामा क्या है, तो समझ ही गए होंगे कि आपतित किरण के साथ आपतित किरण के साथ, अपवर्तित किरण के साथ और अभिलंब के साथ के कोण था क्रमशः में। अब यहाँ पे हम स्नेल का नियम लगाएंगे, तो स्नेल का नियम पता ही है कि इधर जो है साइन आई इंटू म्यू का मान जो होगा, इधर देखते हैं तो साइन आर इंटू म्यू का मान के बराबर होगा। यही है ना स्नेल का नियम। तो अगर स्नेल का नियम लगाएंगे तो हम कह सकते हैं कि आई साइन म्यू वन म्यू टू ना, इधर म्यू टू है, म्यू टू साइन आई बराबर म्यू वन साइन आर। और यहाँ एज्यूम किया जाता है कि एंगल जो है बहुत छोटा है, द्वारक जो है बहुत छोटा है। ठीक है, जब एंगल बहुत छोटा है, द्वारक छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि साइन आई बराबर आई या साइन आर बराबर आर। तो हम कह सकते हैं कि म्यू टू आई बराबर म्यू वन आर। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ तक आगे हम म्यू टू आई इक्वल टू म्यू वन आर, ये दोनों छोटा है। चलिए अब हमें आई और आर का मान अल्फा बीटा गामा के टर्म में लिखना है। तो देखते हैं आई और गामा आर का मान क्या होगा, यहाँ समझते हैं फिगर को। तो आई का मान, ये आई का मान हमें निकलना है अल्फा बीटा गामा के रूप में। देखिए ये मान जो है वो कितना है, अल्फा है। ये मान कितना है, तो अगर स्ट्रेट लाइन से देखें, सरल रेखा से देखें, तो ये मान हो जाएगा 180 माइनस गामा होगा। और ये अगर ये त्रिभुज से देखें, ओ ए सी त्रिभुज से देखें, तो तीनों कोण का मान 180 होना चाहिए। तो अल्फा प्लस आई को जोड़कर अगर हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो मान आएगा वो मान होगा ये कोण का मान, ये दोनों कोण का जोड़ माइनस 180 में से घटा देंगे तो ये आएगा। और ये दोनों को अगर तुलना करेंगे तो ये देखिए कैंसिल हो गया, क्योंकि त्रिभुज के नियम से ये आया कोण का मान और सरल रेखा से ये आया, तो 180 कैंसिल। अब बचेगा क्या, तो बचा ये माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस आई बराबर गामा, तो आई बराबर गामा माइनस अल्फा। आई का मान जो हुआ वो क्या आया, गामा माइनस अल्फा आया। देख लीजिए यहाँ आई का मान गामा माइनस अल्फा त्रिभुज ए ओ सी से। उसी प्रकार अगर बात करें त्रिभुज आई ए सी का, देखिए आई ए सी का, तो यहाँ से आर हमें निकालना है। ठीक है, तो जब आर निकालना है तो ये मान कितना हो जाएगा, तो ये 180 माइनस गामा प्लस बीटा का मान के बराबर होगा त्रिभुज के नियम से देखें तो। ठीक है, और ऐसे देखें, ऐसे अगर देखें हम तो ये मान हो जाएगा आर 180 माइनस आर, ये भी कैंसिल। यहाँ से आर का मान जो हो जाएगा वो क्या होगा, गामा प्लस बीटा, कुछ इस प्रकार से मिलेगा गामा प्लस बीटा। तो ये आई और आर का मान मिला। अब करना क्या है, तो आई और आर का मान इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो कुछ इस प्रकार से ये एक नया समीकरण के रूप में मिलेगा। अब देखिए अल्फा बीटा गामा फिर से एक बार डायग्राम के पास आते हैं। डायग्राम ही यहाँ सब कुछ है, इसे ही समझ गए सब कुछ है। तो अल्फा बीटा गामा देखिए, तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है समकोण त्रिभुज। यहाँ से अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि टैन गामा था, टैन गामा बराबर लंब का मान ए एम और बट्टे में आधार का मान सी एम कह सकते हैं ना। और ये अल्प कोण है तो ये भी कह सकते हैं गामा बराबर ए एम और बट्टे में सी एम, सिर्फ गामा का मान देखें। इसी प्रकार अगर हम बात करें अल्फा का, तो अल्फा के जगह पे भी लिख सकते हैं हम ए एम और बट्टे में ये दूरी ओ एम। इसी प्रकार अगर बात करें बीटा का, तो बीटा के बाद जगह पे हम लिख सकते हैं ए एम और बट्टे में एम आई। तो कुछ इस प्रकार से अल्फा बीटा गामा का मान आया। और ये मान यहाँ देखिए ध्यान से, ये मान को यहाँ देखिए ध्यान से, ये रख दिया गया है अल्फा बीटा गामा का मान। ठीक है, जैसे अल्फा बीटा गामा का मान रखेंगे तो एक समीकरण जो है कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये टेन थीटा का मान बहुत अत्यल्प था,
ए एम देखिए ऊपर में सब में अंश के रूप में ए एम जो है वो सब में है, कॉमन कीजिए, कटा लीजिए, कट गया। अब क्या बचा, तो एक छोटा सा इक्वेशन बनेगा म्यू टू इंटू इतना और फिर ये बचा। अब यहाँ भी एम जो है एम सी और एम ओ, इससे पहले यहाँ थोड़ा सा फिर देखिए कि द्वारक छोटा है, जब द्वारक छोटा है तो ये दूरी जो है वो अल्प होगा, बहुत ही छोटा होगा, बहुत छोटा, तो इसको निगलेक्ट मान लेते हैं। तो जब इसको हटा देंगे तो ये जो सी एम का दूरी था वो सी पी के बराबर होगा, एम ओ के दूरी था वो एम ओ पी के बराबर हो जाएगा, एम आई का जो दूरी था वो पी आई के बराबर होगा। मतलब हम एम को पी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों एकदम छोटा है, अल्प दूरी है। तो कुछ नहीं करना है, बस उसी को यहाँ एम सी जो था एम को रिप्लेस पी कर देना है, लगभग बराबर है तो पी सी पी ओ पी हो गया। अब देखिए सभी दूरियाँ पी से हो गया। अब पी सी पी ओ और पी आई का मान रख देना है। पी सी पी ओ और पी आई का मान देख लेते हैं एक बार क्या है। पी सी ये दूरी, हमारा प्रकाश की किरण पुंज इधर जा रहा है ना, देखिए तीर के निशान, और माप रहे हैं दूरी हम इधर से, तो ये पी सी क्या है, आर है, तो कैसा आर होगा, माइनस आर हो जाएगा। देखिए पी ओ इधर से मापेंगे, ये क्या है, वस्तु है, तो माइनस यू हो जाएगा। देखिए पी आई ये क्या है, भी है, और जा रहे हैं कहाँ, इधर, तो ये भी हो गया। ठीक है, तो माइनस यू माइनस आर और भी, यदि ये तीनों मान अगर रख देते हैं तो कुछ समीकरण मेरा रिजल्ट देखिए यहाँ पे म्यू टू माइनस पी सी पी ओ का जगह पर ये रख दिया गया, तो रिजल्ट आपका कुछ ये मिला। और इसे सिंप्लीफिकेशन अगर करेंगे हम तो ये एक नया समीकरण के रूप में मिला। और ये समीकरण किसके लिए है, तो जब वस्तु सघन माध्यम में रखा हो गया हो और अपवर्तक सतह कैसा हो, अपवर्तक पृष्ठ कैसा हो, तो उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हो, तब के लिए जो फॉर्मूला आएगा म्यू टू बटे में माइनस म्यू प्लस म्यू वन बटे में भी बराबर म्यू वन माइनस म्यू टू बटे में आर। इसको याद रखिएगा। देखिए अलग अलग फॉर्मूला थोड़ा सा माइनस प्लस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा इसे। चलिए अब अगर बात करें हम दूसरा केस, अवतल गोलीय अपवर्तक सतह, वस्तु को जब कहाँ रखेंगे, तो वस्तु को रखेंगे सघन माध्यम में। देखिए यहाँ भी सघन माध्यम है, सघन माध्यम में रखेंगे। अब ये पृष्ठ कैसा है, इधर से देखिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इधर से देखिए, कहाँ से, इधर से करने का मतलब विरल माध्यम से, तो विरल माध्यम से देंगे तो ये पृष्ठ कैसा दिखेगा, अवतल देगा। तो अवतल गोलीय सतह से अपवर्तन, जब वस्तु सघन माध्यम में, वस्तु को हम यहाँ रख रहे हैं, देख रहे हैं इधर, इसलिए अवतल अपवर्तक पृष्ठ है। यहाँ भी कुछ इस प्रकार से पहले डायग्राम को ही समझ लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये वस्तु को यहाँ रखा गया है, ठीक है, और ये आपका इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, क्योंकि ये गोली इधर गोली होगा तो वक्रता केंद्र होगा, तो इस पर लंब डाल दिया गया। अब देखिए यहाँ से जैसे एक किरणपुंज लंब पे पड़ा, तो अब यह कहाँ से रहा था, विरल सघन माध्यम से, तो इसको जाना चाहिए था इधर, ये जाना चाहिए था ना, लेकिन ये अभिलंब से दूर भागेगा, तो अभिलंब से दूर भागेगा, इसलिए ये कहाँ जाएगा, ये जो है इधर जाएगा। ठीक है, ऐसे ना आकर ये इधर जाएगा, ठीक है, और जब उधर जाएगा तो देख लीजिए आगे मिलेगा नहीं कहीं, तो मिलाने के लिए क्या करेंगे हम, इसे पीछे करेंगे, या फिर ऐसे देखेंगे, ऐसे लगेगा कि ये कुछ यहाँ से आते हुए प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, और आते हुए प्रतीत हो रहा है मतलब आभास कर रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं, इसलिए इसका प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। तो याद रखिएगा इसका प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। चलिए मान लेते हैं कि वो भी एक बिंदुवत वस्तु है, ठीक है, वही चीज़ें हैं, बाकी फिर अल्फा बीटा गामा समझ ही गए होंगे, आर आई समझ ही गए होंगे, फिर से वही चीज़ें, सब में वही एक ही बात है, मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, स्नेल का नियम लगा लीजिए, फिर से वही चीज़ें, यहाँ स्नेल का नियम लगाएंगे तो क्या होगा, म्यू वन इंटू साइन, इधर म्यू टू है तो म्यू टू साइन आई बराबर म्यू वन साइन आर, और साइन आई साइन आर एकदम छोटा है इसलिए हटा देंगे, तो म्यू टू आई बराबर म्यू वन आर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अल्फा बीटा गामा आई का मान पुट करके देख लेते हैं। तो आई के जगह पर अगर हम त्रिभुज ए ओ सी से देखें तो आई के जगह पर कह सकते हैं कि आई बराबर क्या है, अल्फा प्लस गामा हो गया। इसी प्रकार आर देखें इस त्रिभुज से तो आर बराबर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा हो जाएगा। और ये दोनों मान समीकरण इसमें हम अगर रख देते हैं, इस समीकरण में अगर रख देते हैं ये वाला में, तो कुछ नीचे देखिए समीकरण जो है ऐसा बनेगा। ठीक है, आपका समीकरण जो है कुछ इस प्रकार से बना। अब इस समीकरण को
अल्फा बीटा गामा का मान अगर रखें तो अल्फा बीटा गामा क्या था, कोण था क्रमशः कहाँ के, तो अपवर्तित किरण के आपतित किरण के साथ अक्ष के, अपवर्तित किरण के साथ अक्ष के, और इसके बाद अभिलंब के साथ अक्ष के। तो अगर अल्फा यहाँ से देखते हैं तो अल्फा के जगह पर कह सकते हैं हम कि tan अल्फा बराबर AM और बटे में MO, और tan अल्फा बहुत अल्फा है तो अल्फा बराबर कह सकते हैं AM बटे में MO। इसी प्रकार गामा का देखेंगे, बीटा का देखेंगे तो AM बटे में गामा के लिए MC हो जाएगा, और इसके बाद बीटा के लिए AM बटे में MI हो जाएगा, और इसके बाद tan छोटा है तो अल्फा बीटा गामा के रूप में हम इसे आसानी से लिख सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं अगर ये सब करने के बाद रिजल्ट जो आएगा वो कुछ इस प्रकार से एक नया रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, ये वाला रिजल्ट दिखेगा, सॉरी ये वाला आएगा ना। अब इसमें AM कॉमन है, AM को हटा दीजिए, बाहर कॉमन कर लीजिए, बाकी MC MO MC MI बचा, और MC MO MI को हम कह सकते हैं कि द्वारक बहुत छोटा है, द्वारक बहुत छोटा है, ये द्वारक हुआ ना छोटा है, तो ये दूरी बहुत ही छोटा होगा, निगलेक्ट कर देंगे इसे हम, मतलब बिंदु M जो है बिंदु P पर ही है ऐसा मानेंगे। तो बिंदु M से जो मापते थे दूरी MC का, वही दूरी P से मापेंगे PC का, तो बराबर होगा, मतलब कि PI का दूरी MI के बराबर होगा, PO की दूरी MO के बराबर होगा। तो हम M की जगह पे P कर सकते हैं, P से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ MC PC MO PO MC PC MI PI कर दिए। अब देखिए ये सब बीच की दूरियां हैं। अब PC PO PC PI सबको एक तरफ कर लेते हैं अगर, तो देखिए इधर PO PC है, इधर भी PC है, PC को इधर ला दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा μ2 बटे में PO, और ये जो है इधर आ गया तो माइनस μ1 बटे में PI। इसके बाद ये तो रहेगा ही रहेगा इधर, ये अगर इधर जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके जाएगा μ2 बटे में PC, PC नीचे ले लीजिए तो क्या मिलेगा माइनस μ2 प्लस μ1, या μ1 माइनस μ2 बचेगा। अब सबका PC PI PO देख लीजिए, PC क्या है, ये R है, और प्रकाश किरण पुंज इधर जा रहा है, माप भी रहे हैं हम इधर, क्योंकि ध्रुव से मापते हैं दूरियां, तो ये R जो है वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसके बाद अगर बात करें O का, तो ये हुआ वस्तु की दूरी, तो माइनस U होगा, प्रतिबिंब की दूरी ये माइनस B होगा। तो माइनस सबको अगर रख लेते हैं तो रिजल्ट जो है कुछ ये मिलेगा, इसे अरेंज करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ, आशा है कि ये वीडियोस आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ें और ध्यान से देख लीजिए, यहाँ ये जो आया था माइनस μ2 बाई यू प्लस μ1 बाई भी बराबर μ2 माइनस μ1 बटे में μ2, यही मान यहाँ भी दिखेगा आपको, ये मान देख लीजिए सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब सघन माध्यम के लिए जो मान आएगा अवतल के लिए वही उत्तल का भी होगा। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपके मित्र के लिए उपयोगी हो सकता है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और यदि आप अभी तक हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए, इसका बेनिफिट उठाइए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।